नमस्कार साथियों। आरएनए एजुकेशन के इस नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं डॉक्टर एस एल सामुदा एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं, बहुत सारी वैकेंसी उसके एग्जाम लग चुके हैं। जो सेलेक्ट हो चुके हैं उन बच्चों को दिल से बहुत बहुत बधाइयां। उनकी मेहनत आखिरकार रंग लाई और उनका एम पूरा करने में कहीं ना कहीं किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का सहयोग रहा होगा। ऑफ कोर्स अपने माता पिता का भी सहयोग रहा होगा और साथ ही उनकी जो रातों की नींद थी वो रातों की नींद कुर्बान करने के बाद ही उनको ये अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई होगी। तो दोस्तों, उसी कड़ी के अंदर आपके एम को भी पूरा करने के लिए, आपके माता पिता के एम को पूरा करने के लिए आरएनए एजुकेशन जो है वो निरंतर सतत प्रयास करता रहा है और करता रहेगा। उसी कड़ी के अंदर आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा प्यूरपेरियम। इसका रहेगा प्यूरपेरियम का। दोस्तों, यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। चाहे वो बीएसटीसी वाला हो, बिहार एग्जाम हो, चाहे वो यूपीएससी करवाता है वो वाला एग्जाम हो ईएसआईसी का, चाहे वो अपना आरआरबी का ले लो, चाहे नोरसेट का ले लो, चाहे किसी भी स्टेट सीएचओ का एग्जाम ले लो, वहां पर ये टॉपिक बहुत मायने रखता है। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होने के चांसेस 100% बनते हैं। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन बनेगा वो अपन बात करते हुए जाएंगे। फिलहाल अपन ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने इस आरएनए एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ये वाला टॉपिक जो आपके सामने लिखा है प्यूरपेरियम, इसका आज अपन इस्तेमाल करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं और इसका अपन देखते हैं कैसे पॉइंट टू पॉइंट। बिल्कुल मेरी क्लास के अंदर एक हैशटैग लगता है, रटना मना है, रटना नहीं है। पॉइंट टू पॉइंट लॉजिक वाइज अपन पढ़ते जाएंगे बेटा जी, और वो कॉन्सेप्ट अपने जैसे ही क्लियर होंगे अपने आगे पीछे के कॉन्सेप्ट भी एक कॉन्सेप्ट से बनते जाते हैं और अपन ऐसे ही करते करते धीरे 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 ओबीजी के पूरे टॉपिक्स अपन क्लियर कर लेंगे। उसी कड़ी में आज अपन चालू कर रहे हैं अपना एक नया टॉपिक जहां से क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बनती है। बहुत सी एग्जाम्स आ रहे हैं बेटा जी। देखो, पढ़ाना हमारा काम है, पढ़ना आपका काम है। कोचिंग इंस्टीट्यूट और आपके जो ट्यूटर हैं, आपके जो एजुकेटर हैं, वो केवल आपको गाइड कर सकते हैं। वो अपना नॉलेज जो है वो आपके साथ शेयर कर सकते हैं। आप कितना गेन करते हो वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। आप कितने प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठते हो वहां पर, कि आप फिजिकली अवेलेबल हो कि मेंटली भी आप वहां पर अवेलेबल हो, ये आपके मेंटल स्टेटस पे डिपेंड करता है कि आप किस धैर्य के साथ, किस पेशेंस के साथ बैठ करके लेक्चर सुन रहे हो, कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है ये हम आपको बताते जाएंगे। कहाँ से कौन से क्वेश्चन टफ हो सकता है ये भी हम आपको जाहिर करते जाएंगे। लेकिन हमारा काम केवल आपको गाइड करना है। देखो, 100 बच्चों की क्लास को वही टीचर पढ़ाता है, लेकिन उन 100 बच्चों की क्लास के अंदर जो 10 बच्चे टॉप के आते हैं वो क्या अलग से पढ़ते हैं? उन स्टूडेंट्स को क्या अलग से पढ़ाया जाता है? नहीं, वो आप ही के साथ बैठ करके टॉप करते हैं, अच्छी रैंक हासिल करते हैं और अपनी अच्छी जगह पे पोस्टिंग लेते हैं। तो वो बात आ गई यहाँ पर कि वो बच्चे मेंटली भी वहां पर थे, लेकिन जो बच्चे पिछड़ जाते हैं वो केवल फिजिकली वहां पर प्रेजेंट थे। तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा बेटा जी, अगर मन के साथ, तन के साथ बैठ करके ईमानदारी से अपने साथ, अपने आप के साथ धोखा न करते हुए, बगावत ना करते हुए, अगर आपने ईमानदारी से अगर 5 महीने 6 महीने दे दिए ना अपने आप को अच्छे से, तो आप कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी पा जाओगे। और ये बेटा कंपटीशन का जमाना है, प्रतिस्पर्धा का इतना तगड़ा जमाना है कि दिन ब दिन कंपटीशन टफ होता जा रहा है। और इस टफ कंपटीशन में अपने आप की एक जगह हासिल करना अपने आप में बड़ी बात है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करो, प्रैक्टिस करते जाओ, थ्योरी पढ़ो, उसके साथ साथ किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज आपको लेना ही है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप अपने आप को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बाकी कॉम्पिटिटर बच्चों से आगे नहीं निकल सकते, कि वो इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आप बहुत पीछे पिछड़ जाओगे। और वो स्लिम मिस्टेक से भी इतने आगे उभर जाते हैं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा, उतने कम स्लिम मिस्टेक होंगे आपके। और वो स्लिम मिस्टेक ही हैं जो आपके 2-4 अंक जो सिलेक्शन से, और आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हो, उसका जो दायरा होता है वो 1-2 स्लिम मिस्टेक के क्वेश्चन आप करके आते हैं ना, वही आपका डिसाइड करते हैं। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। किसी भी कोचिंग का टेस्ट सीरीज ले लीजिए, हमारे प्लेटफॉर्म पे चले जाइएगा, वहां पर आपको बहुत ही कम प्राइस के अंदर बहुत इफेक्टिव मटेरियल, इफेक्टिव टेस्ट सीरीज हर एक एग्जाम की आपको मिल जाएगी। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो एमपी स्टेट के एग्जाम हो, चाहे तो वो कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूट के एग्जाम हो, आपको एक एग्जाम की टेस्ट सीरीज हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएंगी। तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं प्यूरपेरियम। चलिए, ये होता क्या है जो अपन प्यूरपेरियम की बात कर रहे हैं? तो ये प्योरपेरियम होता क्या है? परप्यूरियम, देखो बेटा जी, जब अपन ने
ओप्स एंड गायनी के बाकी टॉपिक पढ़े थे उस टाइम अपन ने बताया था टर्म आता फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है बेटा जी, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, फर्टिलाइजेशन हो गया, अपना जाइगोट बन गया, जाइगोट बनने के बाद उसमें क्लीवेज होता है, क्लीवेज होने के बाद वो इम्प्लांट होता है, यूटेराइन कैविटी के अंदर जाता है, वहां पर क्या होता है उसका इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन होने के बाद पूरी पीरियड ऑफ जेस्टेशन चलता है वहां पर, जो 9 महीने और प्लस माइनस जो अपन 1 वीक बोलते हैं, वो पूरा पीरियड ऑफ जेस्टेशन वहां पर चलता है। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर 9 मंथ जब कंप्लीट हो जाता है वहां पर डिलीवरी होती है। डिलीवरी के बाद से लेकर के जो 6 वीक का टाइम होता है, डिलीवरी के बाद से लेकर के जो 6 वीक का टाइम होता है बेटा जी, उसी को अपन टर्मिनोलॉजी नाम देते हैं परप्यूरियम। क्या नाम देते हैं, परप्यूरियम। तो मेरे हिसाब से इजी वे के अंदर इससे अच्छा और कोई समझा नहीं पाएगा। आपको ये समझना है कि परप्यूरियम आखिर होता क्या है। परप्यूरियम वो वाला ड्यूरेशन होता है, वो वाली अवधि होती है, वो वाला फेज होता है कि बच्चा डिलीवर हो गया, नॉर्मल स्टेज ऑफ लेबर कंप्लीट हो गए, फोर्थ स्टेज कंप्लीट होने के बाद से लेकर के 6 वीक यानी कि 42 डेज का जो टाइम होता है ना आफ्टर डिलीवरी, उसको अपन नाम दे देते हैं परप्यूरियम। क्या नाम दे देते हैं, परप्यूरियम। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है इतना, अपन क्यों इसको इतना इजहार कर रहे हैं, इसको इतना क्यों जोर दे करके मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि बेटा जी यहाँ पर जो क्वेश्चन बनते हैं ना, मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है कि जो स्टरलाइजेशन अपन करवाते हैं, जो स्टरलाइजेशन अपन करवाते हैं वो कौन से दिन में अपन करवाते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ से बनता है जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। दूसरा एक लोकिया से क्वेश्चन पूछा जाता है, लोचिया से इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकिया, लोकिया क्या है, जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के बाद में, डिलीवर बच्चा प्लासेंटा जब डिलीवर होता है उसके बाद जो 2 4 10 दिन तक जो नॉर्मल जो डिस्चार्ज होता है, उस डिस्चार्ज को अपन नाम देते हैं लोकिया। उसके क्या क्या कलर होते हैं, कौन कौन से दिन तक वो चलता है, उसके कंटेंट क्या क्या होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद परप्यूरियल फीवर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जाम में टॉपिक से। जो परप्यूरियल फीवर होता है ना, वहां से क्वेश्चन पुटअप होता ही होता है बेटा जी, ये ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो पूरी प्रेगनेंसी के दौरान जो हॉर्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, वो प्रोजेस्टेरोन मेन हार्मोन होता है जो पूरी प्रेगनेंसी को कंट्रोल करके चलता है, पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करके चलता है। और उसका मेन सोर्स जो होता है कौन होता है, प्लासेंटा होता है थ्रू आउट प्रेगनेंसी। अगर प्लासेंटा डिलीवर हो गया तो जो मेन सोर्स प्रोजेस्टेरोन का जो होता है, वो मेन सोर्स बॉडी के अंदर वो क्या हो गया, कम हो गया, डाउन हो गया, बंद ही हो गया एक तरह से प्लासेंटा पूरा बाहर। तो प्लासेंटा जो सोर्स था किसका, प्रोजेस्टेरोन का, वो खत्म हो गया, तो प्रोजेस्टेरोन बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, कम। तो ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, अचानक से पूरे पीरियड ऑफ जेस्टेशन में प्रोजेस्टेरोन बना रहता है, लेकिन जैसे ही प्लासेंटा डिलीवर होता है सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो बनाए रहता है वो बाहर आ गया, बाहर आ गया। उसके बाद क्या होता है कि जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से मदर का जो बिहेव होता है, जो मेंटल स्टेटस होती है, वो थोड़ी गड़बड़ा जाती है। इससे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चाहे वो पोस्टमार्टम ब्लूज पूछ ले, ठीक है, चाहे तो वो साइकोसिस पूछ ले, ठीक है, ये या पोस्टमार्टम डिप्रेशन पूछ ले, पोस्टमार्टम ब्लूज पूछ ले, डिप्रेशन पूछ ले, साइकोसिस पूछ ले, ये वाले क्वेश्चन भी यहाँ से पुट अप होते हैं। क्लियर है, तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने के आपके पॉसिबिलिटीज हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं परप्यूरियम के। परप्यूरियम में बेजे में चला गया होगा कि परप्यूरियम आखिर होता क्या है। ये वो वाली फेज है डिलीवरी के बाद से लेकर के 42 डेज तक, 6 वीक्स तक। चलिए तो शुरू करते हैं आज का अपना जो टॉपिक है परप्यूरियम। तो देखो परप्यूरियम की जब अपन बात करते हैं तो इसको कितने ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ेंगे अपन। सबसे पहले इसका देखेंगे अपन इंट्रोडक्शन, उसके बाद इसके देखेंगे परप्यूरियल चेंजेस कि वो वाले ड्यूरेशन के अंदर क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा अपन देखेंगे परप्यूरियल पायरेक्सिया। परप्यूरियल पायरेक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, टेम्परेचर भी पूछ लेता है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म भी पूछ लेता है, और इसका ट्रीटमेंट भी पूछ लेता है। वो अपन सारी एक एक करके बात करेंगे। लोकिया, जिसके बारे में बात ही करा था कि जो नॉर्मल डिस्चार्ज होता है आफ्टर डिलीवरी 10 दिन तक, वो कौन कौन सी ड्यूरेशन में कौन कौन सा डिस्चार्ज होता है, उसका कंटेंट क्या होता है, उसका कलर क्या होता है, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। और उसके बाद अपन देखेंगे साइकाइट्रिक चेंज इन परप्यूरियम। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि जो परप्यूरियम के अंदर, परप्यूरियम फेज के अंदर साइकाइट्रिक चेंजेस देखने को मिलते हैं मदर के अंदर, वो किस वजह से दिखते हैं, वो हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से दिखते हैं, प्रोजेस्टेरोन मेनली उसकी वजह से दिखते हैं। क्लियर है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने इसको। परप्यूरियम की जब अपन बात करते हैं तो देखो परप्यूरियम की अपन ने बात कर लिया कि इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि डिलीवरी से लेकर के 6 वीक, या तो वो 6 वीक बोल देगा या यहाँ पर 42 डेज बोल देगा, या क्या बोल देगा, 42 डेज बोल देगा। तो या तो इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी से लेकर 42 डेज बोल देगा या 6 वीक बोल देगा। उस ड्यूरेशन को अपन क्या नाम दे देते हैं, परप्यूरियम अपन नाम दे देते हैं। वुमेन इज स्टिल इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। देखो प्रेगनेंसी के अंदर तो वुमेन जो होती है उसका इम्यून सिस्टम कमजोर होता ही होता है, लेकिन जो 42 डेज वाला जो ड्यूरेशन होता है, 42 डेज,
डिलीवरी से लेकर के, किससे लेकर के, डिलीवरी से लेकर के 42 डेज वाला जो होता है ना, वो वाला फेज भी मदर के लिए कैसा होता है बेटा जी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। ये क्यों होता है इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि अभी भी उसका इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर नहीं हुआ है कि वो इन्फेक्शन से लड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल इन्फेक्शन होते हैं ना, उनसे भी इन्फेक्टेड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं इन कंपेयर टू नॉर्मल फीमेल। तो जो परफ्यूरियल फीमेल होती है, जो परफ्यूरियम फेज के अंदर जो फीमेल होती है, वो ज्यादा प्रोन होती है कि उसको जल्दी से इन्फेक्शन कोई पकड़ लेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वाली स्टेट भी क्या होती है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है, उसका इम्यून सिस्टम जो होता है थोड़ा वीक होता है, वो इतनी स्ट्रेंथ के अंदर प्रोटेक्शन नहीं दे सकता उसकी बॉडी को जितनी में नॉर्मल फीमेल की जो इम्यून सिस्टम होता है वो उसको प्रोटेक्ट करता है। तो ये एक कॉम्प्रोमाइज्ड फेज होती है, कौन सी, परफ्यूरियम भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज फेज होती है। अब देखो परफ्यूरियम जो होता है उसको ड्यूरेशन के फेज पर यहाँ पर फिर से तीन में अपन डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है इमीडिएट, ठीक है, पहला कौन सा हो गया, इमीडिएट, उसके बाद हो गया ये इमीडिएट है, ठीक है, इमीडिएट, उसके बाद हो गया अर्ली, उसके बाद हो गया लेट। इमीडिएट, अर्ली और लेट, देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, इमीडिएट मतलब विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स मतलब पहले 24 घंटे, डिलीवरी के जस्ट बाद से लेकर के पहले 24 घंटे के अंदर के फेज को अपन बोलते हैं इमीडिएट परप्यूरियम। ठीक है, अब 24 घंटे तो चले गए, 24 घंटे से आगे लेकर के कौन से दिन तक, पहले वीक मतलब 7 दिन, ठीक है, मतलब पहला दिन तो चला गया पूरा इमीडिएट के अंदर, पहले दिन से लेके 7 दिन तक चला जाएगा अर्ली के अंदर, और 7 दिन से पूरा 42 डेज तक, मतलब एक वीक से 6 वीक वाला जो चला जाएगा, वो किस में चला जाएगा, लेट परफ्यूरियम में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, लेट परफ्यूरियम। अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि जो पहला दिन होगा उसको अपन इमीडिएट बोल देंगे, 1 से 7 दिन वाला बोल देंगे उसको अर्ली बोल देंगे, और 7 से जो 42 डेज वाला होगा उसको अपन क्या बोल देंगे, लेट परफ्यूरियम बोल देंगे। है परफ्यूरियम की टाइम के बेसिस पे अपन ने इसको तीन में क्लासिफाई कर दिया, इमीडिएट हो गया, अर्ली हो गया और लेट हो गया। पहला दिन इमीडिएट, पहले से 7 दिन अर्ली, 7 से 42 दिन तक कौन सा हो गया अपना, लेट परफ्यूरियम हो गया। अरे समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो परफ्यूरियल के अंदर क्या क्या आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, ये वाले सारे चेंजेस जो है अपन लिखते जाएंगे, एक एक पढ़ते जाएंगे। ये मैंने जानबूझ के आया है इसके आंसर नहीं लिखे ताकि आप मेरे साथ पढ़ सकें, आप मेरे साथ नॉलेज गेन कर सके। और हम उम्मीद यही करते हैं बेटा जी, हर एजुकेटर, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट यही उम्मीद करता है कि आप उनके साथ पढ़ करके, उनके साथ नॉलेज गेन करके अपने लक्ष्य तक जाएं, अपने माता पिता के सुनहरे सपने को आप स्वर्ण अक्षरों में लिखें। यही एक एजुकेटर चाहता है। बेटा जी काम होकर के पेशेंस के साथ लेक्चर देखिए, इसके अंत में मैं वादा करता हूँ आउटपुट बहुत अच्छा आएगा आपका, परफ्यूरियम के क्वेश्चन आप गलत नहीं करके आएंगे। तो यहाँ पर देखो अपन बात करते हैं कि परफ्यूरियल चेंजेस, परफ्यूरियम का तो अपन ने बता दिया कि ये जो है वो 42 डेज डिलीवरी से लेकर के 42 दिन का जो समय होता है उसको परफ्यूरियम बोलते हैं। अर्ली, इमीडिएट, अर्ली और लेट में भी उसको क्लासिफाई करते हैं। अब क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे उस 42 दिन के अंदर, वो अपन आज यहाँ पर देखते हैं। देखो पहला, वेट ऑफ यूट्रस इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, मतलब बच्चा डिलीवर हो चुका है, प्लासेंटा डिलीवर हो चुका है, उसके बाद में आपसे वेट पूछा, ये सारे के सारे वन लाइनर बनते हैं बेटा जी, सारे के सारे वन लाइन बनते हैं। जितने भी स्टेट स्टाफ नर्स के, स्टेट सीएचओ के एग्जाम होते हैं, वहां पर वन लाइनर बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं, चाहे बिहार का ले लो, चाहे यूपी का ले लो, चाहे एमपी का, चाहे राजस्थान का ले लो। ठीक है, तो वन लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहला पूछा वेट ऑफ यूट्रस इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, मतलब जैसे ही डिलीवरी होगी तो वेट जो होगा यूट्रस का कितना हो जाएगा, बेटा ये याद रखना 1000 ग्राम। कितना होता है, 1000 ग्राम आपको बताना है कि जैसे डिलीवरी होगी उसकी इमीडिएटली वजन जो होता है कितना होता है, ये होता है। यूट्रस बिकम्स पेल्विक ऑर्गन बाई, ये जो है यहाँ पर पूछा गया है कि देखो जैसे जैसे पीरियड ऑफ जेस्टेशन बढ़ता है, जो यूट्रस होता है वो पेल्विक ऑर्गन होता है, वो पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन जैसे जैसे उसका पीरियड ऑफ जेस्टेशन बढ़ता है उसकी लेंथ बढ़ती है, उसकी हाइट क्या होती है, बढ़ती है, और वो पेल्विक ऑर्गन से धीरे धीरे अब्डोमिनल कैविटी के अंदर अपना विस्तार कर लेता है, एक्सटेंशन कर लेता है। जैसे जैसे बेबी का वेट बढ़ता है वो क्या करता है, स्ट्रेच करता है, स्ट्रेच करके जो यूट्रस की जो मसल्स होती है, मायोमेट्रियम वाली लेयर्स होती है जहां पर मस्कुलर पोर्शन प्रेजेंट होता है, वो अपने आप की इसके अंदर लेंथ के अंदर, हाइट के अंदर क्या कर लेता है, इंक्रीमेंट कर लेता है, वो पेल्विक ऑर्गन से कहां पर आ जाता है, अब्डोमिनल कैविटी के अंदर आ जाता है, तो वो अब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है। तो ये पूछा है कि यूट्रस बिकम्स पेल्विक ऑर्गन, जो अब्डोमन के अंदर चला गया था, पीरियड ऑफ जेस्टेशन की अवधि जैसे जैसे बढ़ी थी वो अपनी हाइट बढ़ा करके अब्डोमन के अंदर चला गया था, तो वो डिलीवरी के कितने बाद, कितने दिन बाद पेल्विक कैविटी के अंदर आ जाता है, ये वाला पूछा जाता है। तो यहाँ पर याद रखना 10 से 14 दिन, 10 से 14 दिन के अंदर अंदर क्या हो जाता है कि वो अब्डोमिनल ऑर्गन जो बना था,
पीरियड ऑफ जेस्टेशन में डिलीवरी के टाइम में अपने एएनसी के टाइम में वो वापस 10 से 14 दिन के भीतर भीतर अंदर अंदर क्या हो जाता है, वापस से पेल्विक ऑर्गन बन जाता है। लेवल ऑफ यूट्रस इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, ये पूछा है इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी, डिलीवरी के जस्ट बाद में जो यूट्रस होता है वो उसकी हाइट जो होती है वो कहाँ पर होती है, एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। बेटा जी कहाँ पर होती है, एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। कभी कभी तो ये डायरेक्ट बोल देता है कि अम्बिलिकस के लेवल पे होती है, कभी कभी तो ये डायरेक्ट बोल देता कि इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी जो यूट्रस होता है उसकी पोजीशन कहाँ पर होती है, उसकी जो लेवल होता है वो यूट्रस का वो कहाँ पर होता है। कभी कभी तो वो अम्बिलिकस बोल देता है, एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस। लेकिन कभी कभी वो पीरियड ऑफ जेस्टेशन के फॉर्म में पूछ लेता है, कोरस्पॉन्ड में पूछ लेता है कि 20 वीक पीरियड ऑफ जेस्टेशन के कोरस्पॉन्ड होगा कि 22 होगा कि 24 होगा कि 26 होगा। तो बेटा जी यहाँ पर आपको याद रखना है कि 22 वीक्स ऑफ पीरियड ऑफ जेस्टेशन, मतलब जो 22वें पीरियड ऑफ जेस्टेशन में जितनी हाइट पे यूट्रस था, जितने लेवल पे यूट्रस था, उतने लेवल पे इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस प्रेजेंट रहता है। आपको याद रखना कि डिलीवरी के इमीडिएट बाद में जो यूट्रस का लेवल होता है एट द लेवल ऑफ अम्बिलिकस होता है, या फिर वो अगर पीरियड ऑफ जेस्टेशन के फॉर्म में पूछ ले तो 22 वीक जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन पे जितनी हाइट पे यूट्रस होता है ना, उतनी हाइट पे रहता है जस्ट आफ्टर डिलीवरी। ठीक है। बेस्ट टाइम टू परफॉर्म परप्यूरियल स्टरलाइजेशन, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछा जाता है कि परप्यूरियल स्टरलाइजेशन जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन चीज होती है, स्टरलाइज अपन करते हैं, जो ट्यूबेक्टोमी जो अपन करते हैं वो मोस्ट फेज जो होती है वो परप्यूरियम में करते हैं। लेकिन परप्यूरियम में भी कौन से दिन, तो आपको याद रखना है 2 से 3 दिन। कौन से में, 2 से 3 दिन जो होता है वो बेस्ट दिन होता है परप्यूरियल का। शुरू के 2 से 3 दिन जो होता है इमीडिएट परप्यूरियम को छोड़ दो, अर्ली परप्यूरियम वाला फेज होता है जिसमें भी शुरू के 2 दिन, दूसरा और तीसरा दिन जो होता है वो बेस्ट होता है किसके लिए, परप्यूरियल स्टरलाइजेशन के लिए। ठीक है। उसके बाद मैक्सिमम टाइम ये तो पूछ लिया कि बेस्ट कब होगा, लेकिन कब तक अपन कर सकते हैं परप्यूरियम के अंदर, आपको याद रखना है 7 to 10 डेज तक अपन कर सकते हैं, मतलब जब तक वो अब्डोमेन के अंदर है, जब तक वो अपनी पकड़ में है। और अभी अपन पीछे पढ़ के आए हैं कि डिलीवरी के कितने दिन बाद तक जो पेल्विक कैविटी का ऑर्गन था, वो जो एब्डोमिनल कैविटी का ऑर्गन बना था पीरियड ऑफ जेस्टेशन में, वो कितने दिन बाद, डिलीवरी के कितने दिन बाद वो वापस पेल्विक कैविटी में चला जाता है। तो अपन पढ़ के आए थे 10 से 14 दिन में वो वापस पेल्विक कैविटी में चला जाता है। पेल्विक कैविटी में जाए उससे पहले अपन को स्टरलाइजेशन करना है, तो बेस्ट तो याद रखना 2 से 3 दिन। और फिर अगर पूछे कि कब तक अपन कर सकते हैं, तो जब तक वो पेल्विक कैविटी में नहीं जाता तब तक अपन कर सकते हैं, मतलब मान के चलते हैं 7 to 10 डेज जो होता है तब तक अपन उसका पीरियड जो स्टरलाइजेशन है वो कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पर वेट की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, वेट की। 1 वीक की अगर यहाँ पर बात करें तो देखो जस्ट आफ्टर डिलीवरी तो कितना था, 1000 ग्राम, कितना था, 1000 ग्राम। एक वीक जो होता है वहां तक आते आते इसका 500 ग्राम बच जाता है। उसके बाद ये 2 वीक तक 300 ग्राम, 3 से 5 वीक में 100 ग्राम बच जाता है। और 6 वीक में जो नॉर्मल फीमेल का यूट्रस का वेट होता है उतना ये वापस आ जाता है 70 to 80 ग्राम, 70 to 80 ग्राम। 5 वीक पे 500, 2 वीक पे 300, सॉरी 1 वीक पे 500, 2 वीक पे 300, 3 से 5 वीक पे 100 ग्राम का रह जाता है। और 6 वीक के एंड तक मतलब 42 डेज पर पीरियड खत्म होते होते वो वापस एक नॉर्मल फीमेल के यूट्रस के वेट जितना वेट ले लेते। क्लियर है। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो एक चीज है कि ये जो वापस अपनी पेल्विक कैविटी में जो यूट्रस जाता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्वोल्यूशन। इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा जी, इन्वोल्यूशन। ठीक है। अब ये इन्वोल्यूशन जो है ये कब बोलेंगे, देखो इन्वोल्यूशन मतलब जो पीरियड ऑफ जेस्टेशन के अंदर जो हाइट बनी थी यूट्रस की वो वापस कम हो जाएगी, जो एब्डोमिनल कैविटी ऑर्गन बना था वो वापस पेल्विक कैविटी में चला जाएगा यूट्रस। ये फेज नॉर्मल मानी जाती है कि अगर इन्वोल्यूशन हो रहा है मतलब सही जा रहा है। तो ये जो अपन कब बोलेंगे कि ये नॉर्मल, नॉर्मल बोलने के लिए अपन को होनी चाहिए कि ये 1.25 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर पर डे 1.25 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर पर डे अगर उसकी हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, कम हो रही है। अगर उसकी हाइट 13 सेंटीमीटर थी, 13 सेंटीमीटर, अगले दिन अगर अपन ने नापा तो उसके 1.5 सेंटीमीटर का मतलब 11.5 सेंटीमीटर का रह रही, तो अपन मान के चलते हैं कि नॉर्मल है। अगर इससे कम है, अगर इससे कम है उस कंडीशन को अपन बोलेंगे सब इन्वोल्यूशन। यहां से भी बेटा जी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या बोलेंगे, सब इन्वोल्यूशन। अगर ये जो है वो 1.25 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर इसकी रेंज से अगर कम ये डिसेंड हो,
अगर ये डिसेंड जो हो रहा है उसकी जो रेट है वो 1.25 या 1.5 सेंटीमीटर इसकी रेंज से कम हो रही है तो उसको बल बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन। क्या बोलते हैं? सब इन्वोल्यूशन। और ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है। इसका मोस्ट कॉमन कोज आपसे पूछ लेता है। इसका मोस्ट कॉमन कोज जो होता है सब इन्वोल्यूशन का, वो रिटेंड टिश्यू होता है। वो क्या होता है? रिटेंड टिश्यू होता है कि यूट्रस के अंदर कुछ ना कुछ पार्ट प्लासेंटा का या कुछ ना कुछ दूसरा पीरियड जेस्टेशन का कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट था थोड़ा बहुत, वो प्रोडक्ट वहां पर बच गया, कंप्लीटली आउट नहीं हुआ है। ये इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। तो इन्वोल्यूशन मतलब जो डिसेंड होता है यूट्रस का वो नॉर्मली 1.25 से 1 सेंटीमीटर पर डे होना चाहिए। अगर इससे कम होता है तो सब इन्वोल्यूशन। और सब इन्वोल्यूशन का मोस्ट कॉमन कॉज होता है रिटेन्ड टिश्यू, कि यूट्रस के अंदर कुछ ना कुछ टिश्यू का पार्ट बच गया जिसकी वजह से वो नॉर्मल डिसेंड नहीं हो रहा। क्लियर है? यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने बता दिया आपको। अगला जो आपका आ रहा है वो आ रहा है किसका? लोकिया का। कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? लोकिया का। बेहतर जी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो अगर लोकिया की अपन बात करें तो लोकिया क्या होता है? ये एक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है जो डिलीवरी के जस्ट बाद स्टार्ट होता है और लगभग 10 दिन तक चलता है। लगभग 2 वीक तक अपन मान के चलते हैं कि 2 वीक तक वहां पर प्रेजेंट हो सकता है। तो ये नॉर्मल डिस्चार्ज है आफ्टर डिलीवरी। ये क्यों होता है? देखो नॉर्मल फिजियोलॉजी के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं कि प्लासेंटा होता है। क्या होता है? प्लासेंटा। वो प्लासेंटा क्या बनाता है बेटा जी? प्रोजेस्टेरोन। क्या बनाता है? प्रोजेस्टेरोन बनाता है। प्रोजेस्टेरोन बनाता है। ये प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो डेसिडुआ को मेंटेन, वो क्या करता है? डेसिडुआ मतलब एंडोमेट्रियम की यहाँ पर बात चल रही है। अरे डेसिडुआ और एंडोमेट्रियम एक ही चीज है। केवल इतना फर्क आ गया कि वो वाली एंडोमेट्रियम जहां पर जाकर के एम्ब्रियो चिपका है, जहां पर एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन हुआ, उसी एंडोमेट्रियम को अपन डेसिडुआ बोल देते हैं। डेसिडुआ का मतलब होता है शेडो, कि एम्ब्रियो जाके चिपका है तो जाहिर सी बात है 9 महीने बाद जब डिलीवरी होगी तो वो पूरा पोर्शन एंडोमेट्रियम वाला वो क्या होगा? शेड ऑफ हो जाएगा। शेड ऑफ हो जाए तो उसको अपन नाम दे देते हैं डेसिडुआ। क्लियर है? एंडोमेट्रियम ही डेसिडुआ है जहां पर जाकर के एम्ब्रियो इम्प्लांट हुआ है। वो डिलीवरी के टाइम में क्या होता है? शेड ऑफ हो जाती है, इसीलिए उस वाले पोर्शन को अपन नाम दे देते हैं वहां पर डिलीवरी के इम्प्लांटेशन के बाद डेसिडुआ। तो ये डेसिडुआ को मेंटेन करके रखता है। अब जैसे ही क्या हो गया? डिलीवरी। जैसे ही क्या हो गई? डिलीवरी। डिलीवरी होगी तो प्लासेंटा बाहर, प्लासेंटा बाहर, प्लासेंटा आउट, प्लासेंटा आउट तो वहां पर प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाएगा? गोज डाउन। प्रोजेस्टेरोन क्या हो गया? डिक्रीज। प्रोजेस्टेरोन डिक्रीज तो वहां पर क्या हो जाएगी? जो एंडोमेट्रियम है, जो एंडोमेट्रियम है वो एंडोमेट्रियम जो क्या हो जाएगी? शेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शेड। एंडोमेट्रियम या इसको अपन बोल सकते हैं डेसिडुआ, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? डेसिडुआ। वो क्या हो जाएगी? शेड ऑफ। ये डेसिडुआ जो बाहर आती है ना उसी को अपन लोकिया बोलते हैं। ये डेसिडुआ जो होती है वो बाहर आती है उसी को अपन क्या बोलते हैं? लोकिया। इसके अलग अलग कलर हो जाते हैं। शुरू शुरू में उसके साथ ब्लड मिक्स करके आता है इसलिए उसको बोलते हैं रूब्रा, रेड कलर। शुरू शुरू में एंडोमेट्रियम डेसिडुआ के साथ साथ ब्लड मिक्स होकर के आता है इसलिए उसको क्या बोल देते हैं? रूब्रा, लोकिया, रूब्रा। थोड़े दिनों बाद ब्लड तो कम होगा लेकिन म्यूकस स्टार्ट हो जाता है ना बचा हुआ, क्योंकि ग्लैंड से तो म्यूकस सीक्रेट करती है और म्यूकस सीक्रेट करेंगे तो ब्लड तो आना, ब्लड की तो क्लोटिंग होगी तो ब्लड तो आना बंद हो गया। तो बचा क्या? म्यूकस। म्यूकस आना स्टार्ट हो जाता है, इसको अपन बोल देते हैं लोकिया सिरोसा, येलो कलर का। और जैसे ही म्यूकस बंद, उसके बाद क्या? केवल एपिथेलियल सेल जो होती है, जो वहां पर एपिथेलियम थी उसकी सेल जो होती है वो केवल डिस्चार्ज के फॉर्म में बाहर आती है तो उसको बोल देते हैं लोकिया एल्बा। और वो किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। तो देखो बेटा जी, डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा हो गई, इसकी वजह से डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन, लॉस ऑफ सपोर्ट टू डेसिडुआ। डेसिडुआ को जो बचा के चल रहा था, जो मेंटेन कर रहा था वो कौन था? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन प्लासेंटा के बाहर जाते ही क्या हो गया? खत्म। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? शेडिंग ऑफ डेसिडुआ। और वो जो बाहर सीक्रेशन होता है, जो सीक्रेशन होता है वो क्या बोलते हैं अपन? उसको लोकिया। उसको क्या बोलते हैं? लोकिया। पहले 1 से 3 दिन तक, पहले 1 से 3 दिन तक डेसिडुआ और ब्लड मिक्स होकर के आते रहते हैं इसलिए रेड कलर का, जिसको अपन नाम देते हैं लोकिया रूब्रा। लोकिया रूब्रा। अगले 4 से 10 दिन तक उसमें म्यूकस आने लगता है, कलर हो जाता है येलो, उसको बोलते हैं सिरोसा। अगले 10 दिन से ज्यादा दिन तक क्या हो जाता है? एपिथेलियल सेल उसके अंदर मिक्सअप होकर आती है, इसको बोलते हैं एल्बा। लोकिया एल्बा जो किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। तो RSA। ठीक है? ये अपने को याद रखना है कि रेड होता है फिर अपना चला जाता है सिरोसा और उसके बाद क्या होता है? एल्बा। रोबरा, सिरोसा, एल्बा। ड्यूरेशन याद रखनी है, क्या क्या कंटेंट होते हैं, क्यों होता है, ये मैंने कंसेप्ट पहले ही मैंने बताता, रखना मना है। क्यों हुआ? डेसिडुआ से शेड ऑफ क्यों हुई? क्योंकि प्लासेंटा प्रोजेस्टेरोन को दे नहीं रहा,
प्लासेंटा बाहर आ गया, प्रोजेस्टेरोन बचा नहीं बॉडी में जो डेसिडुआ को मेंटेन कर रहा था। अब जैसे प्रोजेस्टेरोन बाहर आ गया, डेसिडुआ शेड होकर के सीक्रेशन के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। शुरू के 3 दिन ब्लड मिक्स होकर के डेसिडुआ शेड होती है, इसको बोलते हैं लोकिया रूब्रा। उसके बाद 10 दिन तक क्या आता है अपना म्यूकस, जो येलो कलर का होता है जिसको अपन सिरोसा बोलते हैं। और अगले एल्बा जो केवल एपिथेलियल सेल कंटेंट करता है। क्लियर है? आगे अपन चलते हैं। अब अपन बात करते हैं इसके साइकाइट्रिक चेंजेस। 3 टाइप के साइकाइट्रिक चेंजेस आपको याद रखने हैं आफ्टर डिलीवरी, जो परप्यूरियल फेज के अंदर मदर को देखने को मिलता है। पहला कौन सा होता है? पोस्टपार्टम ब्लूज, दूसरा होता है डिप्रेशन, और तीसरा होता है कौन सा? साइकोसिस। पहला, ये दूसरा, और ये हो गया बेटा जी तीसरा। तो ये 50% के अंदर देखने को मिलता है आपको पोस्टपार्टम ब्लूज। लेस देन 10 से 16% के अंदर आपको डिप्रेशन, और लेस देन 1% के अंदर साइकोटिक कंडीशन आपको देखने को मिलती है। अब इसके अंदर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? अगर क्लिनिकल क्वेश्चन दे दिए तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कुछ टर्मिनोलॉजी है बेटा जी, वो मेरे साथ आप याद रखना। आपका क्वेश्चन ये पोस्टपार्टम ब्लूज, डिप्रेशन और साइकोसिस का कभी भी गलत नहीं होगा। देखो एक एक चीज, अगर नॉर्मली बोलता है कि माइल्ड मूड स्विंग है, एंजाइटी है, इरिटेशन हो रहा है, कोई पसंद नहीं कोई अंदर आ रहा है तो उसको घूर के देख रही है, ठीक है, उसको ठीक से बात नहीं कर रही है, ठीक से खाना नहीं खा रही है, ठीक है, कभी हंस रही है, एकदम से उदास हो गई, अगर छोटे छोटे ये आपको देखने को मिले, इरिटेबल, एंजाइटी, माइल्ड मूड स्विंग, इंसोम्निया, कम नींद आ रही है, टीयरी मतलब कभी भी रो दे रही है अपने आप, तो वो कंडीशन चली जाती है पोस्टमार्टम ब्लूज। ये कोई गंभीर कंडीशन नहीं है, नॉट ए सीरियस कंडीशन, ये सीरियस नहीं है। ये लगभग 50% फीमेल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अपने आप ठीक हो जाएगा। ये अपने आप ठीक हो जाएगा, ये सीरियस कंडीशन नहीं है। इसी की अगर तेज वाली फॉर्म चली जाए, तेज वाली मतलब जहां पर यहाँ पर माइल्ड मूड स्विंग था, अगर वहां पर बोल दे कि बहुत तेज गति से मूड स्विंग हो रहे हैं, एकदम फटाफट, कभी रो रही है, कभी चिल्ला रही है, कभी हंस रही है, ऐसा अगर हो रहा है, डिल्यूजन हेलुसिनेशन, और डिल्यूजन हेलुसिनेशन रिलेटेड टू बेबी, अगर रिलेटेड टू बेबी, उसी के बेबी से रिलेटेड उसको डेल्यूजन और हेलुसिनेशन होगा। कभी बोलेगा उसके पास सांप सो रहा है, कभी बोलेगा अरे वो तो उल्टी करके चला गया उसके ऊपर, ठीक है, बेबी से रिलेटेड उसको क्या होगा? डिल्यूजन और हेलुसिनेशन वाली कंडीशन अगर देते तो साइकोसिस, ठीक है। उसके बाद सीवियर इंसोम्निया, यहाँ पर माइल्ड इंसोम्निया था, सीवियर चला गया, यहाँ पर माइल्ड एंजाइटी, यहाँ पर सीवियर एंजाइटी, यहाँ पर माइल्ड मूड स्विंग था, यहाँ पर क्या हो गया? सीवियर। अगर पोस्टमार्टम ब्लूज अगर सीवियर कंडीशन में चला जाता है, उसको बोलते हैं अपन साइकोसिस, जो लेस देन 1% केस में आपको देखने को मिलेगा। ये नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ठीक है, इसलिए इसके लिए अपन को ट्रीटमेंट की जरूरत है पड़ सकती है, ठीक है। एंटीसाइकोटिक ड्रग अपन चला सकते हैं। बच गया अपना डिप्रेशन, जो 10 से 16% के अंदर मिलता है। अब इसके अंदर देखो क्या होगा, इसके अंदर जो मदर होगी ना, वो मदर क्या सोचेगी? उसके दिमाग में एक ही चीज आएगी कि अरे मैं तो एक अच्छी मदर नहीं बन पाई, मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, मैं अपनी बच्ची की अच्छे से केयर नहीं कर पाती हूँ, उसको अच्छे से दूध नहीं पिला पाती हूँ। ये उसके दिमाग में आता रहेगा, जिसकी वजह से वो उसको दूध पिलाना एक्चुअल में कम कर देगी, और बेबी के प्रति उसका बॉन्डिंग जो होगी वो कम हो जाएगी। अगर ऐसी कोई कंडीशन बोले कि मदर खुद ही कुछ सोच रही है, वो बेबी से दूर होती जा रही है, उसको ब्रेस्ट फीड करवाना कम कर दिया है, ठीक है, उसका बॉन्ड कम हो गया है बेबी के साथ, तो वो सारी कंडीशन चली जाएगी डिप्रेशन में। वो कौन सी में चली जाएगी? डिप्रेशन में। और उसको सुसाइडल थॉट्स आएंगे, सुसाइडल थॉट्स आएंगे कि वो बेबी को फीड कराना कम कर देंगे, उसको सुसाइडल कि मैं तो अच्छी मदर नहीं बन पाई, मैं सुसाइड कर लेती हूँ। और कभी कभी उसके दिमाग में आता है कि वो अपने ही बच्चे को मारने की सोचने लगती है बेटा जी। पोस्टपार्टम डिप्रेशन के अंदर आपको याद रखना है कि अगर कोई मदर ऐसा महसूस कर रही है कि वो तो अच्छी मदर नहीं बन पाई, अच्छी बीवी नहीं बन पाई, अपने बच्चे की अच्छे से केयर नहीं कर पाई, ठीक है, तो उससे बॉन्डिंग कम हो जाती है, वो अपने बेबी के प्रति गलत सोचती है, उसको मारने का सोचती है, खुद मरने का सोचती है, उसको मारने का सोचती है। ये सारी चीज अगर आपको बोल रहा है तो वो क्या है? पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसके अंदर भी अपन ट्रीटमेंट के तौर पे एंटी डिप्रेशन देते हैं, ठीक है, एंटी डिप्रेशन अपन ड्रग्स देते हैं, इसमें एंटी साइकोटिक अपन ड्रग्स देते हैं। ये वाली नॉर्म जो क्या होती है? सेल्फ रिजोल्विंग कंडीशन। बाकी ये वाली, अगर आज के बाद आपसे पूछे प्रप्यूरियम के अंदर जो मेंटल या साइकाइटिक प्रॉब्लम होती है, वो 3 याद रखनी। पोस्टमार्टम ब्लूज नॉर्मल है, ठीक हो जाएगी। साइकोसिस, डिप्रेशन में अपन को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए बेटा जी, ठीक है। अगला और लास्ट अपना जो है वो है अपना परप्यूरियल पायरेक्सिया। परप्यूरियल पायरेक्सिया कि वो अभी मैंने बताया कि परप्यूरियम जो होती है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड फेज होती है। यहाँ पर नॉर्मली इन्फेक्शन जल्दी से हो जाता है कि इसका इम्यून सिस्टम इतना ताकतवर होता नहीं है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो इसमें क्या होता है कि परप्यूरियल पायरेक्सिया मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है परप्यूरियल सेप्सिस। क्या होता है? सेप्सिस की कोई ना कोई
इन्फेक्टिव एजेंट उसको इन्फेक्ट कर गया, उसकी वजह से वहां पर क्या हो गया, सेप्सिस हो गया, उसकी वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ गया। पायरेक्सिया मतलब टेम्परेचर बढ़ना। और यहाँ पर देखो क्या ये रेंज पूछ लेता है, मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड, या फिर बोल देगा 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये बोल दे ऑन टू ओकेजन, ऑन टू ओकेजन अपार्ट फ्रॉम 24 आवर्स, अपार्ट 24 आवर्स मतलब एक अगर 1 बजे लिया तो दूसरा दूसरे दिन उसी टाइम में लेंगे, अगर फिर भी उन दोनों का टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा आ रहा है, तो आप उसको बता देंगे कि परप्यूरल पायरेक्सिया हो चुका है, उसको परप्यूरल पायरेक्सिया जो हो चुका है। ठीक है, फर्स्ट 10 डेज, शुरू के 10 दिन में, अगर शुरू के 10 दिन में अगर उसका टेम्परेचर दो ओकेजन जो एक दूसरे से 24 घंटे की दूरी पे अपन मेजर करेंगे, ठीक है, तो 24 घंटे के ड्यूरेशन में मेजर किए हुए दो ओकेजन पर टेम्परेचर जो है 38 या 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा आता है, उसको अपन परप्यूरल पायरेक्सिया बोलते हैं। ठीक है, इसका मोस्ट कॉमन कोज जो होता है क्या होता है, परप्यूरियल सेप्सिस होता है, कि कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया बॉडी के अंदर, कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से पायरेक्सिया हो गया, उसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ गया है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कोज जो होता है कौन सा होता है, ग्रुप ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई ये याद रखना बेटा जी, गैस। ठीक है, मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म जो होता है परप्यूरियल सेप्सिस का, जो परप्यूरियल पायरेक्सिया कोज करता है वो होता है ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, उसके बाद मोस्ट कॉमन साइट जो होती है, कोज साइट जो कौन सी होती है, एंडोमेट्राइटिस। मतलब क्या होगा कि जो एंडोमेट्रियम होगा उस एंडोमेट्रियम की इन्फ्लेमेशन होगी, क्योंकि वही ज्यादा प्रोन होती है, वही ज्यादा एक्सपोज होती है डिलीवरी के टाइम में। और कब होता है ये, सिजेरियन सेक्शन में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। इसमें देखने को मिलता है आपको सिजेरियन सेक्शन से ज्यादा एसोसिएटेड है। ठीक है, उसके बाद ये दोनों चीजें आपको एडिशनली याद रखनी है। ठीक है, फिर दोनों चीजें क्या कि मैनेजमेंट में तो अपन क्लिंडामाइसिन प्लस जेंटामाइसिन देते हैं, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है बेटा जी। प्यूरल सेप्सिस जो होता है जिसकी वजह से प्यूरल पायरेक्सिया होता है, उसमें अपन क्लिंडामाइसिन और जेंटामाइसिन देते हैं। जनरली भी अपन इस सेक्शन में जेंटामाइसिन अपन प्रिस्क्राइब करते ही करते हैं। ठीक है, लेट ऑनसेट ऑफ एंडोमेट्राइटिस जो होता है वो क्लेमाइडिया होता है। अगर परप्यूरियल फेज के अंदर एंडोमेट्राइटिस हो रहा है तो उसको अपन मान के चलो कि परप्यूरियल सेप्सिस है, जिसकी वजह से परप्यूरियल पायरेक्सिया हो रहा है। लेकिन परप्यूरियल फेज के बाद में अगर एंडोमेट्राइटिस हो रहा है तो उसकी वजह से अपन बताते हैं कौन है, क्लेमाइडिया। वो क्या है, क्लेमाइडिया, वो गैस नहीं है, वो ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई नहीं है, वो क्या है यहाँ पर, क्लेमाइडिया है। तो लेट ऑनसेट क्लेमाइडिया, परप्यूरियम फेज के अंदर जीएएस ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ट्रीटमेंट क्लिंडामाइसिन प्लस जेंटामाइसिन। तो परप्यूरियल पायरेक्सिया में आपको क्या बताना कि शुरू के 10 दिन, परप्यूरियल फेज के अंदर 10 दिन में दो ओकेजन पे जो एक दूसरे से 24 आवर ड्यूरेशन के अपार्ट हैं, उसमें अगर अपन ने टेम्परेचर लिया तो 38 डिग्री या फिर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा आता है, तो उसको अपन बोलते हैं परप्यूरियल पायरेक्सिया। मोस्ट कॉमन कोज होता है परप्यूरियल सेप्सिस, जो किससे कोज होता है, मोस्ट कॉमन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है ग्रुप ए बीटा हिमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, मोस्ट कॉमन कोज साइट कौन सी होती है, एंडोमेट्राइटिस। कहां पर होता है ये इन्फेक्शन, इसका इन्फ्लेमेशन होता है एंडोमेट्रियम का, जो एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। और एंडोमेट्राइटिस का लेट कोज पूछे तो क्लेमाइडिया, अगर अर्ली परप्यूरियल कोज पूछे तो ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। उसका ट्रीटमेंट होता है जेंटामाइसिन और क्या होता है, क्लिंडामाइसिन। और इसके साथ साथ ही आपको बताना है कि जो परप्यूरियल पायरेक्सिया होता है वो मोस्ट कॉमनली एसोसिएट होता है, आपसे पूछ ले कि नॉर्मल डिलीवरी में ज्यादा चांसेस होते हैं कि सी सेक्शन में, तो आपको बताना है कि परप्यूरियल पायरेक्सिया के ज्यादा चांसेस होते हैं इसमें, सी सेक्शन सिजेरियन सेक्शन एलएससीएस जो अपन करते हैं उसमें अपन करता है। बेटा जी आज का ये टॉपिक था अपना परप्यूरियम, उम्मीद करता हूँ भेजे में गया होगा। अगर नहीं गया हो तो हमारा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, या ऐप अगर आपने डाउनलोड कर ली है, वहां आप अपने डाउट भेज सकते हैं। आपको जो टॉपिक पढ़ने हैं, जो टॉपिक टफ लगते हैं कि सर ये टॉपिक मुझे डराता है, तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारे यूट्यूब पे आपको ये वीडियो भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ हमारी कोचिंग का जो ऐप है आरएनयू एजुकेशन से, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर बेहतरीन टेस्ट सीरीज चालू है हर एक एग्जाम के लिए, तो वहां पर जाकर के आप वो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा बनाई गई है। उसका रेशनल भी आपको मिलेगा। बावजूद रेशनल पढ़ने के अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप बाकायदा कमेंट करके या पिन पॉइंट करके हमें बोलिए कि सर ये वाले क्वेश्चन में डाउट है, उसका वीडियो सोल्यूशन आपको इसी बोर्ड पे मिलेगा। बिल्कुल 100% दावे के साथ मैं कह सकता हूँ बेटा जी, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा तब तक आपको छोड़ेंगे नहीं। अगर आपने हमारा साथ छोड़ा नहीं छोड़ा
तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपको आपके मनचाही मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे, ये आरएनयू का वादा है। और आरएनयू आपको पता है फैक्ट के साथ बातें करता है। अभी हमने डीएसएसबी में बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है, बहुत अच्छी अच्छी रैंक के साथ बच्चे आए हैं। आरआरबी का भी बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा पेपर गया है। कल ही जो मेंस का रिजल्ट आया उसमें भी हमारे बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए, उनका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा कि कौन सी रैंक के साथ मिला है। ठीक है, इसके साथ साथ सीआरई हर एक एग्जाम के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट बहुत बेहतर करता आया है, और आप लोगों का ऐसे ही साथ रहा तो बहुत बेहतरीन करते जाएंगे। और आप और आपके जो साथी हैं उनको उनके मंजिल तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, ये हमारा वादा है कि हम आपके एम को पूरा करने के लिए बिल्कुल रात दिन एक कर देंगे। हमारी रातों की नींद आपके लिए कुर्बान है, बशर्ते आप अपने साथ दगाबाजी न करते हुए ईमानदारी के साथ मेहनत करते जाइए। प्रैक्टिस जो है वही आपको परफेक्ट बनाएगी, वही आपको अपने कॉम्पिटिटर से आगे ले जाएगी। तो आप टेस्ट सीरीज बाई करिए, ठीक है, टेस्ट सीरीज दीजिए, अपने आपका आकलन कीजिए कि बाकी बच्चों के कंपेयर में आप कहाँ हो और आपको कितनी और तैयारी की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी क्वेश्चन है, आप हमें बताइए कि आपको बिल्कुल वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। कोई टॉपिक आपको डरा रहा है तो हम आपका वो टॉपिक तैयार कराएंगे, वो टॉपिक आपसे डरेगा। ठीक है, मिलते हैं इसी जोश और होश के साथ, तब तक बने ये आरएनयू एजुकेशन के साथ, प्रैक्टिस करते रहिए, अपने सुनहरे सपनों को साकार करते रहिए। धन्यवाद, शुभ रात्रि।